स्टूडेंट्स, ये है हमारा सेकंड पार्ट जिसमें हम करेंगे 16.2 वाटर पोल्यूशन एंड इट्स कंट्रोल। आई होप आप सब सही होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं वाटर पोल्यूशन एंड इट्स कंट्रोल। ठीक है। ह्यूमन बीइंग हैव बीन अब्यूजिंग द वाटर बॉडीज अराउंड द वर्ल्ड बाय यूजिंग दैम फॉर डिस्पोजल ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ वेस्ट। ह्यूमन बीइंग क्या कर रहे हैं कि ख़राब कर रहे हैं पानी की जितनी भी बॉडीज़ हैं, वाटर बॉडीज़ हैं, जैसे नहर है, कुछ भी है, नहर है, कोई भी एस्चुअरीज़ हैं, सब चीज़ों को इंसान ख़राब कर रहा है। क्या कर रहा है? उसमें डिस्पोज कर रहा है हर एक चीज़, हर वेस्ट को उठा के जाके पानी में डाल देते हैं। ठीक है, इससे वो वेस्ट होता है। वी टेंड टू बिलीव दैट वाटर कैन वॉश अवे एवरीथिंग, नॉट टेकिंग कॉग्निजेंस द फैक्ट दैट वाटर बॉडीज आर आवर लाइफ लाइन एज वेल एज दैट ऑफ ऑल अदर और लिविंग ऑर्गेनिजम्स। हम ये सोचते ही नहीं हैं कि हम ऐसा बिलीव करते हैं सबसे पहले तो कि पानी है हर एक चीज़ को धो देगा। कॉग्निजेंस का मतलब होता है ध्यान में रखते हुए। इस फैक्ट को हम भूल जाते हैं कि जो पानी है, वाटर बॉडीज़ हैं, हमारी लाइफ लाइन है। हमारी ही नहीं बल्कि सभी ऑर्गेनिजम्स की लाइफ लाइन है, उसी से ज़िंदा है सब कुछ। कैन यू लिस्ट व्हाट ऑल वी टेंड टू ट्राई? क्या आप बता सकते हो, लिस्ट बना सकते हो कि हम सब क्या कर रहे हैं? वॉश अवे थ्रू आवर रिवर्स एंड ड्रेन्स। हम धोए जा रहे हैं, हमारी रिवर्स में सब कुछ धो देते हैं, ड्रेन कर देते हैं। ठीक है। Due to such activities of humankind, the ponds, lakes, stream, river, estuaries and ocean are becoming polluted in several parts of the world. इसकी वजह से क्या होता है, जितने भी हमारे वाटर बॉडीज़ हैं जो ये सारी आ चुकी हैं, इसमें पॉन्ड्स, लेक्स, एस्चुअरीज़, ओशंस। एस्चुअरीज़ क्या होता है? मुहाने, जो मुहाने बनते हैं ना नदियों के किनारे, ऐसे वो सब पॉल्यूटेड होते जा रहे हैं हमारी गलतियों की वजह से। रियलाइजिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ मेंटेनेंस ऑफ द cleanliness of water bodies, the government of India has passed the Water Prevention and Control of Pollution Act 1974 to safeguard our water resources. इन सब को ध्यान में रखते हुए हमारी गवर्नमेंट ने ही कुछ स्टेप उठाए हैं। उन्होंने क्या किया था? उन्होंने वाटर एक्ट लागू कर दिया 1974। इसमें क्या था? प्रिवेंशन, मतलब रोकना है पोल्यूशन होने से, और जो हो चुका है उसे कंट्रोल भी करना है। तो ये चीज़ें याद रखनी है आपने। ये पूछ सकते हैं कि वाटर एक्ट कब आया था? 1974 में, और उसे क्या, उसके अंडर क्या था? प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन था। ठीक है। तो हमारी वाटर बॉडीज़ को सेव करने के लिए ये एक्ट पास किया था। उसके बाद है हमारा डोमेस्टिक सीवेज एंड इंडस्ट्रियल इफ्लुएंस। ठीक है। इसमें क्या आता है? डोमेस्टिक सीवेज में as we work with water in our home, in the cities and towns, we wash everything into drains. ठीक है। हम जो भी काम करते हैं हमारे घरों में ही करते हैं, शहरों में, गाँव में, जो भी करते हैं हम सब कुछ पानी में धो देते हैं। Have you ever wondered where the sewage that comes out of our houses go? आपने कभी सोचा है कि जो हमारे घरों से जो सीवेज का पानी निकलता है वो कहाँ जाता है ना? What happen in villages? गाँव में क्या होता है? Is the sewage treated before being transported to the nearest river and mixed with it? क्या आपको पता है कि जो सीवेज का पानी है उसको पहले ट्रीट किया जाता है, पहले उसे साफ़ किया जाता है, उसको ट्रांसपोर्ट किए बिना रिवर में डालने से पहले, कहीं पे भी डालने से, नदी नालों में डालने से पहले उसको साफ़ करते भी हैं कि नहीं? A mere 0.1% impurities make domestic sewage unfit for human use. ठीक है। ये रेशो बता रहा है कि 0.1% क्या है, उसमें इम्प्योरिटीज़ होती हैं, और जिसकी वजह से क्या हो जाता है, जो सीवेज वाटर होता है वो अनफिट हो जाता है, हमारे लिए सेफ़ नहीं रहता। यू हैव रेड अबाउट सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स इन चैप्टर 10। आपने पढ़ा होगा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट कैसे होता है चैप्टर 10 में, बल्कि हम पढ़ेंगे, हम लास्ट से शुरू कर रहे हैं इसको। सॉलिड आर रिलेटिवली ईजी टू रिमूव। सॉलिड्स को आसान होता है रिमूव करना। व्हाट इज़ डिफ़िकल्ट टू रिमूव आर, जो मुश्किल होता है उस पानी में से निकालना, वो मुश्किल क्या होता है? वो होता है उसमें बैक्टीरिया वगैरह, डिजोल्व सोल्ट सच एज नाइट्रेट, फॉस्फेट एंड अदर न्यूट्रिएंट्स एंड टॉक्सिक मेटल आयंस एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। उसमें जो होते हैं जैसे नाइट्रेट सोल्ट्स, फॉस्फेट सोल्ट्स, और जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, टॉक्सिक मेटल्स होते हैं, उन सबको निकालना बहुत मुश्किल होता है। सबसे पहले हम फिगर देखते हैं 16.2। इसमें क्या लिखा हुआ है? कॉम्पोजिशन ऑफ वेस्ट वाटर। जो वेस्ट हमारे घरों से निकलता है उसकी कॉम्पोजिशन क्या होती है? देखिए, इसमें 99.9% वाटर है, और ये जो दिख रहा है आपको 10.9
1%। ये चीज़ है, इसीलिए कहा था कि जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो 0.1% है, जिसकी वजह से वो अनफिट हो जाता है हमारे लिए। अब ये इम्प्योरिटीज़ क्या हैं, उसमें सॉलिड सस्पेंडेड होते हैं, है ना, जैसे सैंड है, सिल्ट है, क्ले है, ये भी हो सकते हैं। कोलाइडल मटेरियल्स होते हैं, जैसे फीकल मेटल है, बैक्टीरियल है, क्लोथ्स हैं, पेपर फाइबर है। हम क्या करते हैं, जो भी उठाया, जो भी चीज़ वेस्ट है, इवन जो घरों में भैंसें रखते हैं, गाय रखते हैं, जो डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं, उनका फीकल मैटर भी हम उसी में डाल देते हैं, है ना, धो देते हैं, काम नहीं करना चाहते हैं, बस ऐसे ही कि साफ़ सफाई रहेगी। उसे उसमें जो पशुओं की जगह होती है, जो बांधने की जगह होती है, उसके ऐसा सिस्टम करते हैं कि उनको नहलाया, साथ में उनका जो फीकल मैटर है वो भी सब वॉश हो गया और सीधा अपना सीवेज में चला गया। तो ना उठाने की दिक्कत आई, ना कुछ और करने की। हम उससे क्या कर रहे हैं, हम वाटर को इम्प्योर कर रहे हैं। वो पानी इतना ज़्यादा हो जाता है कि 99.9% वाटर होता है उसमें, और इतना 0.1% इम्प्योरिटीज़ होती है। आजकल फैशन हो गया है कि हर घरों में झाड़ू पोछा, इतना लगता है कि सुबह हर घर को कम से कम 2 टंकी पानी चाहिए, है ना। 50-50 लीटर्स की 100 लीटर वाटर तो वेस्टेज होता है इस तरह से, सिर्फ साफ़ सफाई में। उसके बाद आता है डिज़ोल्व मटेरियल। उसमें क्या क्या डिज़ोल्व होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जैसे नाइट्रेट, अमोनियम, फॉस्फेट, सोडियम, कैल्शियम। इनको अलग करना भी मुश्किल होता है। ये न्यूट्रिएंट्स कहाँ से आते हैं, ये वाले वो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हम डिटर्जेंट्स वगैरह, साफ़ सफाई में क्लींजिंग एजेंट जो भी यूज़ करते हैं, उनसे मिलते हैं ये, ठीक है। उसके बाद हमारा ये है, बहुत इंपॉर्टेंट है, सीवेज डिस्चार्ज होता है। इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स होते हैं रिवर में। देखिए, हमने डिस्चार्ज किया यहाँ पे, इससे क्या हुआ, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जो है वो घट गई है, ठीक है। इसको और छोटा करती हूँ मैं। और ये वाला क्या है, हमारा डिजोल्व ऑक्सीजन है, वो देखिए, डिजोल्व ऑक्सीजन पहले यहाँ थी, सीवेज वाटर डालते ही वो बिल्कुल कम हो गई, और फिर वो यहाँ पे आ गई दोबारा से, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, क्योंकि वहाँ पे ऑर्गेनिजम्स जो हैं उनको ऑक्सीजन चाहिए, बहुत ज़्यादा डिमांड है उनकी, ठीक है। तो वो कम हो रही है, तो उनकी डिमांड तो फुलफिल नहीं हो रही है ना, वो कम पड़ गई फिर से, क्योंकि वहाँ पे जैसे ही ये न्यूट्रिएंट्स आते हैं हमारे पेट और अदर न्यूट्रिएंट्स हैं, इसकी वजह से एल्गल ग्रोथ हो जाती है, एल्गल ब्लूम भी बोलते हैं जिसे, जिसकी वजह से बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जो है वो बढ़ जाती है और उसकी कमी हो जाती है, और डिजोल्व ऑक्सीजन है वो बढ़ जाती है, वो किसी के काम की नहीं होती। तो इस तरह से जो सीवेज वाटर होता है उसका इफेक्ट हमारे पानी पे आता है। जो डोमेस्टिक सीवेज होती है उसमें प्राइमरी क्या होते हैं, बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर होता है, जो वैसे डिग्रेड हो सकता है। डोमेस्टिक सीवेज प्राइमरी बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर, जो कि रेडिली कंपोज, मतलब अगर हम उसे डिकम्पोज करना चाहें तो वो आसानी से हो सकता है, क्योंकि उसमें बैक्टीरिया और जो दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, बैक्टीरिया जो होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म और भी होते हैं, वो मल्टीप्लाई करते हैं इन ऑर्गेनिक सब्सटेंस के ऊपर एज अ सबस्ट्रेट, क्योंकि ये जो मैटर होता है, ऑर्गेनिक मैटर, ये उनके लिए सबस्ट्रेट का काम कर रहा है, वो इसे खाएंगे और डिकम्पोज कर देंगे। हैंस यूटिलाइज सम ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ सीवेज, इसलिए वो कुछ जो सीवेज का कंपोनेंट होता है उसको यूटिलाइज कर लेते हैं, कौन, ये बैक्टीरिया और माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इसलिए पॉसिबल है टू एस्टिमेट द अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन द सीवेज वाटर बाय मेजरिंग बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। इसलिए हम किसी भी सीवेज में कितनी मतलब ऑर्गेनिक मैटर है, कितना पानी है, उसको BOD से मेजर कर सकते हैं, मेजरमेंट हो सकती है उसकी आसानी से, ठीक है। तो अगर कहीं क्वेश्चन में आपको ये मिले कि जो वेस्टेज है, सीवेज वाटर है, उसमें अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर कितना है, तो वो कैसे पता करोगे, तो BOD अगर ऑप्शन में है तो आपको यही क्लिक करना है। कैन यू एक्सप्लेन हाउ, आप बता सकते हो कि किस तरह से करेंगे। In the chapter on microorganism, you have read about the relation between BOD, microorganisms and amount of biodegradable matter, ठीक है, आपने पढ़ा होगा इन सब के बीच में रिलेशन, जैसे फिगर 16.3 में दिया गया है, ठीक है, जो अभी दिखाया था आपको। इसमें क्या है, शो दैट सम ऑफ द चेंजेस दैट वन मे नोटिस फॉलोइंग डिस्चार्ज ऑफ सीवेज वाटर इनटू रिवर। कुछ चेंजेस हैं, किसी ने नोट भी किए होंगे, आपने भी ध्यान से देखा था डायग्राम किस तरह से था वो। माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व इन बायोडिग्रेडेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन द रिसीविंग वाटर बॉडी कंज्यूम ए लॉट ऑफ ऑक्सीजन,
and as a result there is a sharp decline in dissolved oxygen downstream from the point of sewage discharge. This causes mortality of fish and other aquatic captures. इससे क्या होता है, देखिए जो सीवेज हमने सीवेज वाटर में जो डिस्चार्ज किया उसकी वजह से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उसको बायोडिग्रेड करने लगे, ठीक है। तो उसकी वजह से जो बीओडी हमने यहाँ पढ़ा था, बीओडी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जो थी वो हमारी क्या हुई, कम हो गई, क्योंकि ऑर्गेनिजम्स ने ले ली भाई, वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स तो डेवलप करेंगे ना खुद को ताकि वो डिग्रेड कर सकें। तो बाकी जो फिशेस वगैरह थी वो क्या हुई, वो मरने लगी। तो क्योंकि डिमांड बढ़ गई ऑक्सीजन की, जो अवेलेबल ऑक्सीजन थी उसको ऑर्गेनिजम्स ने कंज्यूम कर लिया, ठीक है। उसके बाद इसमें लिखा हुआ है प्रेजेंस ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन वाटर ऑल्सो कॉज एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ प्लैंक्टोनिक एल्गा। जो लार्ज अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है कि जो भी हम डाल रहे हैं पानी में वो सब बेकार है, उस वो न्यूट्रिएंट्स का काम भी करते हैं। उससे क्या होता है, प्लैंक्टोन्स की मतलब फ्री फ्लोटिंग एल्गा जो होती है उनकी ग्रोथ भी होती है, जिसे एल्गल ब्लूम भी कहते हैं, ठीक है। 6.4 में फिगर में आपको दिखेगा विच इम्पार्टेड डिस्टिंक्ट कलर टू द वाटर बॉडी, जिसकी वजह से जो एल्गल ब्लूम होती है, सपोज एक वाटर बॉडी है, ठीक है, उसमें एल्गा बहुत ज़्यादा ग्रो करने लगी तो वो क्या है, पूरी कवर हो जाएगी और वो बाहर से ग्रीन नज़र आएगी, तो इससे उस वाटर बॉडी का कलर भी चेंज हो जाएगा। एल्गल ब्लूम कोज डिटेरियोरेशन ऑफ द वाटर क्वालिटी एंड फिश मॉर्टेलिटी। जो ये एल्गल ब्लूम होती है वो क्या करेगी, पानी की क्वालिटी को ख़राब करेगी, ठीक है, ना तो उसमें हवा जा सकेगी ना उसमें ऑक्सीजन अवेलेबल रहेगी, क्योंकि उसको एल्गा को भी तो ग्रो करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, वो न्यूट्रिएंट्स को भी लेती रहेगी। तो इससे क्या होगा, जो उसमें यानी जो भी ऑर्गेनिज्म है, सपोज फिश हैं, वो मरने लगेंगी। सम ऑफ ब्लूम फॉर्मिंग एल्गा आर एक्सट्रीमली टॉक्सिक। जो एल्गा कई ऐसी होती हैं जो ब्लूम बनाती हैं लेकिन वो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होती हैं ह्यूमन बींग के लिए और एनिमल्स के लिए, जितने भी एनिमल्स या ह्यूमन जो भी वहाँ प्रेजेंट हैं उनके लिए टॉक्सिक हो सकती है। यू मे हैव सीन अ ब्यूटीफुल mauve color flowers found on very appealingly sharp floating plants in water bodies। आपने नोटिस किया होगा कि जो मॉव कलर का मतलब होता है चमकीला गुलाबी, ठीक है, ऐसे चमकीले गुलाबी रंग के फ्लावर्स होते हैं जो बहुत ही आकर्षक होते हैं, वो वाटर बॉडीज में फ्लोट करते रहते हैं, तैरते रहते हैं। दीज प्लांट्स विच वर इंट्रोड्यूस्ड फॉर देयर लव फ्लावर्स एंड हैव havoc by their excessive growth by causing blocks of our waterways। ठीक है, ये प्लांट क्या हुआ, इंट्रोड्यूस किए थे इंडिया में क्योंकि इनके जो फ्लावर्स थे वो बहुत ज़्यादा प्यारे प्यारे थे, ठीक है, बहुत सुंदर थे। इन्होंने क्या किया, फिर तबाही मचा दी एक्सेसिव ग्रोथ करके। हैवॉक का मतलब होता है तबाही मचाना। इन्होंने क्या किया, वाटर को ब्लॉक कर दिया वाटर वेज, जो पानी के रास्ते थे उनको भी ब्लॉक कर दिया। दे ग्रो फास्टर देन आवर एबिलिटी टू रिमूव देम। जितना हम उनको निकालते हैं उससे भी ज़्यादा स्पीड से वो ग्रो करते हैं। दीज आर प्लांट्स ऑफ वाटर हायासिंथ, इसका नाम है आइशोर्निया, ठीक है, आइशोर्निया क्रेसिप्स। ये वाटर हायासिंथ के नाम से भी जाने जाते हैं। वर्ल्ड में मोस्ट प्रॉब्लमेटिक एक्वाटिक वीड है, सबसे ज़्यादा दुनिया में तबाही यही प्लांट मचाते हैं, ठीक है, प्रॉब्लमेटिक है और ये बहुत ज़्यादा ग्रो करते हैं, जितना कि हम निकालेंगे उससे ज़्यादा ये ग्रो कर जाएंगे। उसके बाद आपको ये फिगर दिखाई गई है जिसमें एल्गल ब्लूम आपको दिख रहा है, ठीक है। उसके बाद है जिसे जो ये था वाटर हायासिंथ प्लांट, इसकी वजह से टेरर ऑफ बंगाल नाम दिया गया। दे ग्रो अबाउंडेंटली इन यूट्रोफिक वाटर बॉडीज़। ये बहुत ज़्यादा मतलब अबाउंडेंटली मतलब बहुत ज़्यादा स्पीड से ग्रो करते हैं यूट्रोफिक वाटर बॉडीज़ में, एंड लीड टू एन इम्बैलेंस इन द इकोसिस्टम डायनेमिक्स ऑफ आवर बॉडी, ठीक है। इसकी वजह से क्या होता है बहुत ज़्यादा ग्रो करते हैं, इम्बैलेंस हो जाता है इकोसिस्टम में, जो हमारी वाटर बॉडीज़ हैं उनके इकोसिस्टम में इम्बैलेंस हो जाता है। मतलब सपोज एक एनिमल है वो दूसरे को खा रहा है, ठीक है, अब ये वाटर है ऐसे, ये जो प्लांट है ये क्या एक एनिमल ग्रोथ नहीं होने देगा तो दूसरे को ऑब्वियसली कुछ भी नहीं मिलेगा, तो वहाँ पे नुकसान हो जाएगा। सीवेज फ्रॉम आवर होम्स आर as well as from hospitals are likely to contain many undesirable pathogenic microorganisms, and its disposal into water without proper treatment may cause outbreak of serious disease such as dysentery, typhoid,
जॉइंडिस, कोलेरा एटसेट्रा। जो सीवेज हम हमारे घरों से या हॉस्पिटल से जिसमें बहुत ज़्यादा पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसको डिस्पोज करते हैं वाटर में, तो बिना उसको ट्रीटमेंट किए अगर डिस्पोज करते हैं तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है, बहुत ज़्यादा बीमारियां आ सकती हैं जैसे डिसेंट्री, टाइफॉइड, जॉइंडिस, कोलेरा। Unlike domestic sewage, wastewater from industries like petroleum, paper manufacturing, metal extraction and processing, chemical manufacturing etc. often contain toxic substances, notably heavy metals. ठीक है, जो हमारी डोमेस्टिक सीवेज होता है उसके अलावा भी जो वेस्ट आता है इंडस्ट्रीज से जैसे पेट्रोलियम, पेपर वाली, मेटल एक्सट्रैक्शन, इसमें क्या होता है, इसमें टॉक्सिक सब्सटेंस होते हैं जो कि हैवी मेटल्स होते हैं। ठीक है, जिनकी डेंसिटी मोर देन 5 ग्राम पर सेंटीमीटर होती है, जैसे मर्कुरी होता है, इसमें कैडमियम, कॉपर, लेड होता है और बहुत सारे वैरायटी के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। ठीक है, तो इनसे भी आता है जो वेस्ट मटेरियल होता है। फ्यू टॉक्सिक सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो कि इंडस्ट्रियल वेस्ट में प्रेजेंट होते हैं जो बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन कॉज करते हैं, जिसे बायोमैग्निफिकेशन कहते हैं। इन एक्वाटिक फूड चेन, जो पानी वाली फूड चेन होती है, बायोमैग्निफिकेशन रेफर टू एन इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ टॉक्सिक एट सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल्स। इसमें क्या होता है, जो कंसंट्रेशन होता है टॉक्सिक सब्सटेंस का वो बढ़ता जाता है सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल्स पे। हम अभी डायग्राम से भी समझेंगे, लेकिन अभी के लिए आप बायोमैग्निफिकेशन को इस तरह से समझो कि जो कंसंट्रेशन होता है किसी भी टॉक्सिक सब्सटेंस का वो हर ट्रॉफिक लेवल पे बढ़ता जाता है। This happens because the toxic substance accumulated by an organism cannot be metabolized or excreted. इसलिए होता है क्योंकि जो टॉक्सिक सब्सटेंस होता है ना तो वो मेटाबोलाइज्ड होता है ऑर्गेनिज्म से, ना ही वो एक्सक्रीट होता है, एंड दस पास्ड ऑन टू द नेक्स्ट हायर ट्रॉपिक लेवल। और फिर क्या होता है कि वो हायर ट्रॉपिक लेवल में पास हो जाता है। ये फिनोमेनन जो भी होता है जिसको जो कि सबसे ज़्यादा जाना जाता है बायोमैग्निफिकेशन या मर्कुरी के लिए और डीडीटी के लिए जाना जाता है। फिगर 16.5 जो है वो शो कर रही है बायोमैग्निफिकेशन ऑफ डीडीटी इन एक्वाटिक फूड चेन। In this manner, the concentration of DDT is increased at successive trophic levels. Say if it start at 0.03 ppb, ppb क्या होता है, पार्ट्स पर मिलियन वाटर में। अगर ये इतना प्रेजेंट है तो अल्टीमेटली ये 25 ppm तक पहुंच जाएगा। ठीक है, जो कि फिश ईटिंग बर्ड्स थ्रू द बायोमैग्निफिकेशन, जो फिश ईटिंग बर्ड्स हैं उनके पास बायोमैग्निफिकेशन से पहुंच जाएगा। जो हाई कंसंट्रेशन है डीडीटी की वो डिस्टर्ब करेगी कैल्शियम मेटाबॉलिज्म को। देखिए, हमें ये पता है कि जो स्टार्टिंग में ऑर्गेनिज्म ने जो डीडीटी ली थी वो हायर लेवल तक बढ़ गई, लेकिन वो बढ़ने से हमें नुकसान क्या है, बढ़ने दो, बढ़ती जाएगी। नुकसान ये है कि वो जो ऑर्गेनिज्म डीडीटी की कंसंट्रेशन को ले रहे हैं वो कैल्शियम को मेटाबोलाइज नहीं कर सकते, वो बर्ड्स कैल्शियम को नहीं मेटाबोलाइज कर सकते, जो कॉज करता है थिनिंग ऑफ एग शेल्स एंड देयर प्रीमेच्योर ब्रेकिंग। एक तो उनकी जो एग शेल है वो बहुत पतली हो जाती है, दूसरा प्रीमेच्योर ब्रेकिंग हो जाती है, मतलब बच्चा बनने से पहले ही एग शेल टूट जाएगी और उनकी फिर जो स्पीसीज है वो बिल्कुल ख़त्म ही होने की कगार पे आ जाएगी। इवेंचुअली कॉजिंग ए डिक्लाइन इन बर्ड पॉपुलेशन, जिसकी वजह से बर्ड पॉपुलेशन जो है वो कम हो जाएगी। ठीक है, अब हम डायग्राम से देखते हैं कि डीडीटी का हमने क्या पढ़ा है अभी तक। देखिए, बायोमैग्निफिकेशन ऑफ डीडीटी इन एक्वाटिक, पानी में कितनी थी कंसंट्रेशन, 0.003। देखिए कितनी कम है, ये चिंता की तो कोई बात नहीं है यहाँ पे, लेकिन इसको जू प्लैंक्टन ने लिया तो इसकी कंसंट्रेशन कितनी हो गई, 0.04। नाउ अब देखो, ये जू प्लैंक्टन से फिर कहाँ गई, स्मॉल फिश ने ली, स्मॉल फिश में ये 0.5 आ गई, फिर लार्ज फिश ने ली, ये यहाँ पे 2 ppm पार्ट्स पर मिलियन हो गई। ठीक है, लेकिन लास्ट में जिस बर्ड ने ली, जो फिश ईटिंग बर्ड्स थे, उनमें 5 ppm हो गई। ठीक है, इतनी ज़्यादा बढ़ गई तो ऑब्वियसली इनकी तो फिर प्रजाति जो है ख़त्म ही हो जाएगी, क्योंकि ये डीडीटी उनको कैल्शियम को यूटिलाइज नहीं करने दे रही। कैल्शियम का क्या काम होता है, बोन्स को स्ट्रॉन्ग रखना, ठीक है, एग शेल को स्ट्रॉन्ग रखना, तो वो क्या हो जाएगा, प्री मेच्योर ब्रेकिंग हो जाएगी। उसके बाद हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है यूट्रोफिकेशन। यूट्रोफिकेशन क्या होता है, नेचुरल एजिंग ऑफ लेक बाय बायोलॉजिकल एनरिचमेंट ऑफ इट्स वाटर। ठीक है, ये नेचुरल एजिंग है लेक्स की।
क्या होता है इसमें, एनरिच हो जाता है वाटर बॉडी, बायोलॉजिकली एनरिच हो जाता है, मतलब बहुत भरपूर हो जाता है। लेकिन ये टाइम के साथ होता है, लेकिन हम लोग इसे कर रहे हैं यूट्रोफिकेशन को। जो यंग लेक होते हैं वो उनका पानी कैसा होता है, कोल्ड होता है और क्लियर होता है, जो कि लाइफ को सपोर्ट करता है। जैसे ही टाइम मतलब ज़्यादा होता है, स्ट्रीम ड्रेनिंग इनटू द लेक इंट्रोड्यूस न्यूट्रिएंट्स सच एज नाइट्रोजन, फॉस्फेट विच एनकरेज ग्रोथ ऑफ द एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म। टाइम बढ़ने के साथ जो बहाव से जो स्ट्रीम्स आते हैं, ड्रेन करती हैं पानी को उस लेक में, वो न्यूट्रिएंट्स भी लेके आती हैं, जैसे नाइट्रोजन, फॉस्फोरस। ये क्या करती हैं, एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को एनहेंस करती हैं। जैसे ही एज द लेक्स फर्टिलिटी इंक्रीज, जैसे ही लेक की फर्टिलिटी, उपजाऊता बढ़ती है, प्लांट एंड एनिमल्स, बर्जियंस एंड ऑर्गेनिक रिमेन्स बिगिन टू बी डिपॉजिटेड ऑन लेक बॉटम। जो प्लांट और एनिमल्स की ग्रोथ है, जैसे ही उनमें फर्टिलिटी बढ़ेगी, वो भी ग्रोथ भी, बर्जियंस का मतलब होता है रैपिडली ग्रो करना, ठीक है, उसकी वजह से जो एनिमल्स हैं उनकी ग्रोथ भी बढ़ जाएगी, और जो ऑर्गेनिक रिमेन्स हैं उसमें वो डिपॉजिट होना शुरू हो जाएंगे लेक की बॉटम में। ओवर द सेंचुरीज, बहुत सेंचुरीज का है, एज सिल्ट एंड ऑर्गेनिक डेब्रीज पाइल्ड अप, जैसे ही ऑर्गेनिक डेब्रीज पाइल्ड अप होती हैं, द लेक ग्रोज शैलोवर एंड वार्मर। पाइल्ड अप का मतलब होता है वहाँ पे हीप बन जाना, ढेर लग जाना वहाँ पे, ठीक है, गाद के ढेर लग जाना, लग जाते हैं तो पानी शैलोवर हो जाता है और वार्मर हो जाता है। अब ये वार्म वाटर में क्या होता है, ऑर्गेनिज्म सप्लांटिंग दोज दैट थ्राइव इन अ कोल्ड एनवायरनमेंट। जो ऑर्गेनिज्म थे वो मतलब ख़त्म होना, वहाँ से निकलना शुरू हो जाते हैं या मर जाते हैं, ठीक है। तो वो जो कोल्ड वाटर में जो कामयाब एनिमल थे, जो थ्राइव थे, वो अब क्या हो गया, अब वो वहाँ से उखड़ना शुरू हो गए। मार्श प्लांट टेक रूट इन द शैलो एंड बिगिन टू फिल इन ओरिजिनल लेक बेसिन। जो मार्श प्लांट थे, जो दलदल वाले प्लांट थे, वो क्या करते हैं, वो रूट्स बनाना शुरू कर देते हैं और वो क्या करते हैं, बिगिन टू फिल इन द ओरिजिनल लेक बेसिन, वो उस लेक बेसिन में बनना शुरू हो जाते हैं। फाइनल इवेंचुअली द लेक गिव्स अवे लार्ज मासेस ऑफ फ्लोटिंग प्लांट्स। इसकी वजह से क्या होता है, जो मार्स प्लांट थे वो तो ग्रो करने शुरू हो गई, लेकिन जो फ्लोटिंग प्लांट्स थे वो, और फाइनली कन्वर्टिंग इनटू लैंड, जो फ्लोटिंग प्लांट थे वो ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है, गिव अवे, तो वो चले जहाँ से, और वो कन्वर्ट कर देंगे उस जो लेक थी उसको लैंड में कन्वर्ट कर देंगे, डिपेंडिंग ऑन क्लाइमेट, साइज ऑफ लेक एंड अदर फैक्टर्स। ये सारी चीज़ें भी फैक्टर को इफेक्ट करेंगी कि क्लाइमेट कैसा है, लेक का साइज़ क्या है, और अदर फैक्टर्स जो होते हैं। नेचुरल एजिंग ऑफ लेक में स्पेन थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स। इन सब फैक्टर्स पे, मतलब जो क्लाइमेट है या फिर साइज़ है लेक का या कुछ और फैक्टर्स हैं, उसमें नेचुरल एजिंग जो होती है उसमें थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स लग जाते हैं। हाउएवर पोल्यूटेंट्स फ्रॉम मैन्स एक्टिविटी लाइक इफ्लुएंट्स फ्रॉम द इंडस्ट्रीज एंड होम्स कैन रेडियली एक्सेलरेट द एजिंग प्रोसेस। जो इंसान की हरकतें होती हैं जिससे वो इफ्लुएंट्स जो मतलब अंदर आते हैं, इफ्लुएंट्स का मतलब होता है यहाँ पे प्रवाह के साथ जो अंदर आ रही है चीज़ें, जो फ्लो के साथ, ठीक है, इंडस्ट्रीज़ का फ्लो हो सकता है, ये होम्स का, घरों का हो सकता है, तो जल्दी एजिंग प्रोसेस होती है। एजिंग प्रोसेस से समझ गए आप कि उसमें बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स आना, पानी का जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाना, इस तरह की चीज़ें जो होती हैं वो उसमें एजिंग ला देती हैं। आपने इसके साइड इफ़ेक्ट भी पढ़ लिए कि जो फ्लोटिंग प्लांट्स हैं वो ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं, और जो मार्शिस प्लांट हैं, मार्शी, और वो ग्रो करना शुरू कर जाते हैं। तो वो जो लेक थी वो हमारी अब लैंड बना देगी, उस लेक को, वो पेड़ जो हैं उसको लैंड बना देंगे, ठीक है, क्योंकि उसमें और ऑर्गेनिज्म तो ग्रो कर ही नहीं सकते। दिस फिनोमिनन हैज़ बीन कॉल्ड कल्चरल और एक्सेलरेटेड यूट्रोफिकेशन। इस फिनोमिनन को कल्चरल या एक्सेलरेटेड यूट्रोफिकेशन कहते हैं। पास्ट सेंचुरी में क्या हुआ, लेक्स इन मैनी पार्ट ऑफ द अर्थ हैव बीन सेवरली यूट्रीफाइड बाय सीवेज एंड एग्रीकल्चरल एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट। मतलब पिछले सेंचुरी में क्या हुआ कि कई अर्थ में बहुत सारी जगहों पे
यूट्रोफाइड हो गई, यूट्रोफिकेशन हो गई, नेचुरल ईजिंग हो गई, हम ऐसे भी कह सकते हैं। और किससे हुई वो? सीवेज वाटर से, या एग्रीकल्चरल वेस्ट जो था या इंडस्ट्रियल वेस्ट था उसकी वजह से। जो प्राइमरी कंटामिनेशन होती है, कंटामिनेंट जो होते हैं वो नाइट्रेट होता है और फॉस्फेट होता है, जो कि प्लांट्स न्यूट्रिएंट्स की तरह काम करता है, ठीक है। दे ओवर स्टिमुलेट द ग्रोथ ऑफ एल्गा, जिसकी वजह से क्या होता है? एल्गा ग्रोथ होती है, जिसकी अनसाइंगली स्क्यूम एंड अनप्लीजेंट ओडर। अनसाइंगली स्क्यूम क्या होता है? कि वो भद्दा लगता है, ठीक है। सॉरी, अनसाइटली स्क्यूम है ये, ठीक है। अनसाइटली जैसा हम देखना नहीं चाहते ऐसा हो जाता है वो, और उसके ऑर्डर जो है, स्मेल जो है वो भी गंदी हो जाती है। एंड रोबिंग द वाटर ऑफ डिजोल्व ऑक्सीजन वाइटल टू अदर एक्वाटिक लाइफ, और वो क्या करता है? वहाँ से सारी ऑक्सीजन भी वहाँ से हड़प लेता है, चुरा लेता है, जो दूसरे ऑर्गेनिजम्स के लिए अवेलेबल थी। एट द सेम टाइम, इसी के साथ अदर पॉल्यूटेंट्स ग्रोविंग इनटू लेक में पॉइजन वर्ल्ड पॉपुलेशन ऑफ फिश। इसके साथ साथ और क्या हो सकता है? जो पॉल्यूटेंट्स हैं जो लेक्स में फ्लो कर रहे हैं वो पॉइजनस हो सकते हैं, खतरनाक हो सकते हैं जो फिशेस की पॉपुलेशन है उसके लिए। हुज डिकम्पोजिशन रिमेन्स फर्दर डिप्लीट द वाटर डिजोल्व ऑक्सीजन कॉन्टेंट। अगर फिर उसका डिकम्पोजिशन होता है, दोबारा से उनका डिकम्पोजिशन होता है, तो क्या होगा? वो पानी में ऑक्सीजन जो है उसके कंटेंट को कम कर देंगे। इन सच फैशन लेक कैन लिटरली चोक टू डेथ। इस तरह से क्या करेगा? जो हमारी लेक है वो मतलब ज़िंदगी को ख़त्म करने का काम करेगा, ठीक है। हीटेड वेस्ट वाटर्स फ्लोइंग जनरेटेड यूनिट, हीटेड वेस्ट वाटर्स, ठीक है। जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए जो यूनिट लगाते हैं वहाँ पे जो गर्म पानी बहता है, दैट इज़ थर्मल पावर प्लांट। जो थर्मल पावर प्लांट होते हैं वहाँ से कंस्टिट्यूएंट अनदर इम्पोर्टेंट कैटेगरी ऑफ पोल्यूटेंट्स, ये भी कंस्टिट्यूट करते हैं, बनाते हैं, जो पोल्यूटेंट्स की कैटेगरी है उसको बनाते हैं। ये किस तरह से काम करते हैं कि यहाँ पे जो थर्मल वेस्ट वाटर होता है वो क्या करता है? या तो कम कर देता है, जो सेंसिटिव होते हैं ऑर्गेनिज्म हाई टेम्परेचर के लिए, या तो उनको बिल्कुल ही निकाल देगा, ख़त्म ही कर देगा, या थोड़ा सा कम कर देगा। एंड मे एनहेंस द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स एंड फिशेज टू इन एक्सट्रीमली कोल्ड एरियाज बट ओनली आफ्टर कॉजिंग डैमेज टू द इंडिजीनियस फ्लोरा एंड फोना। या फिर वो क्या करेगा कि एनहेंस कर देगा ग्रोथ की, प्लांट्स की ग्रोथ को, या फिशेस की जो कोल्ड एरियाज़ में, एक्सट्रीमली कोल्ड एरियाज़ में थी उनको, लेकिन उससे पहले क्या करेगा? वो जो पहले जो इंडिजीनियस फ्लोरा और फोना प्रेजेंट था, फ्लोरा मतलब जितने भी प्लांट्स, और फोना मतलब वहाँ के ऑर्गेनिजम्स, जो एनिमल लाइफ है उसको बोल सकते हैं हम प्लांट्स के वाटर के बॉडीज़ के केस में। तो पहले वो उसको ख़त्म करेगा। तो ये थर्मल वेस्ट वाटर है, जो हीटेड वेस्ट वाटर है, ये भी एक तरह से पॉल्यूटेंट्स का काम कर रहा है, ठीक है। इस पार्ट में सिर्फ इतना ही। केस स्टडी ऑफ इंटीग्रेटेड वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट को हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। टिल देन हैव अ नाइस डे। थैंक यू फॉर वॉचिंग लाइफ साइंस कैफे।